मास हिस्टेरिया का क्या मतलब था कि कोई एक इंडिविजुअल जो कि सिर्फ अकेला अफेक्टेड है, उसने अपने साथ वाले इंडिविजुअल को शेयर करा जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो इंडिविजुअल है ये इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करती है, तो ये इसकी बताई हुई एक एक बात को सही मानती है। यूनिट 1, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी? तो साइकोपैथोलॉजी क्या होता है? साइकोपैथोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर। ओके, तो साइकोपैथोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, और हम इसी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सीधा इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। हिस्ट्री में ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट से ही अपने डिफरेंट व्यूज़ रखती आई है कि क्यों एक इंसान नॉर्मल से हट के बिहेवियर कर रहा है। तो इसकी सर्च, कॉजेज़ और एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हमेशा से रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर आखिर क्यों हो रहा है एक इंसान को। इसके साथ उनके अपने टाइम के अपने तरीके यानी अपने अप्रोचेज़, अपने ट्रीटमेंट्स भी रहे हैं। तो एंशियंट बिलीफ में कुछ लोग ऐसा मानते थे कि कोई इंसान अगर एक एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब है या तो शैतान उसको परेशान कर रहा है, या फिर कोई ताकत, गॉड लाइक पावर, कोई देवी देवता, एंजल, कोई उनसे नाराज़ हो गया है। उसी को इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, डिसफेवर ऑफ सुपरनैचुरल पावर एंड मिसचीफ ऑफ डीमंस। सेकेंड स्ट्रीम यानी सेकेंड टाइप के लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है ये फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शंस की वजह से हो रहा है, यानी बॉडी में, फिजियोलॉजी यानी बॉडी में कोई डिसफंक्शन हो गया, यानी कोई ब्रेन में या किसी भी फिजियोलॉजिकल तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस हो गए हैं, यानी हार्मोन्स, या जैसे कि बाइल जूसेस वगैरह के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो या तो उनमें इम्बैलेंस हो गया है, इस वजह से ऐसा बिहेवियर कर रहा है एक इंसान। लेट 19th सेंचुरी या फिर अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम से ही हमारे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और हमें इम्पोर्टेंस मिली। अब हम सीधा चलेंगे द एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीव्स पर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम है, बट आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड एटियोलॉजी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में हमें ये वर्ड रिपीटेडली देखने को मिलेगा, तो इस वर्ड के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटियोलॉजी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, किस चीज़ की? कॉज की, ओरिजिन की, किसके? डिसीज़ेस के, ऑफ डिसीज़ेस। तो जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे ना एटियोलॉजी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि एटियोलॉजी मीन्स हम कॉज और ओरिजिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जो एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बिलीव करती थी कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है उसका जो कॉज है वो सिर्फ सुपरनैचुरल मैजिक है, इविल स्पिरिट्स है, डीमंस है, इनफैक्ट मून एंड स्टार्स भी हैं। ये सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट इसको आगे एक्सप्लेन करा जाएगा। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव, बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत विश्वास था कि जो हमारा बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है और वो गवर्न यानी कि वो कंट्रोल करा जाता है आउटसाइड एजेंट्स के द्वारा। आउटसाइड एजेंट्स यानी कि स्पिरिट्स। लाइक हमने मूवीज़ में देखा है कि कोई भी स्पिरिट होती है वो एक ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, तो वो ह्यूमन उस स्पिरिट के अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं। तो उनका यही बिलीव था। एजेंट्स जो थे सुपर नेचुरल एंटिटीज़ हो गई, जैसे कि डिविनिटीज़, डीमंस, स्पिरिट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़, हम उनको कहते हैं सेलेस्टियल मीन्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो हमारी आउटसाइड अर्थ होती है, जैसे सन, मून, स्टार्स, दीज और आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इसमें हमारा आ जाता है स्टार्स एंड मून्स एंड अदर्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत वियर्ड लगेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड जो होती है हमारी वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज है, और हमने सुना है कि एक शॉक थेरेपी भी होती है, जितने भी लोग हैं उन्होंने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो जैसे शॉक थेरेपी देने से हमारी मेंटल हेल्थ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, आजकल ट्रीटमेंट भी होते हैं उस तरीके के। तो सिमिलरली उस टाइम भी लोग सोचते थे कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास जाते हैं तो मे बी उसकी वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच क्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी। विच क्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी वर्ड सुन के बहुत लोग बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस टॉपिक में, बट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एक गुड टॉपिक नहीं है। सो लेट्स स्टडी। इंडिविजुअल सफरिंग यानी कि जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से
सफ़र कर रहे होते थे, जिनको तकलीफ़ हो रही होती थी, वो एंशिएंट बिलीव्स, कुछ लोगों के एंशिएंट बिलीव्स के हिसाब से वो लोग पोजेस्ड होते थे, या फिर उनको कोई कंट्रोल कर रहा होता था मैजिक के द्वारा, इविल स्पिरिट्स के द्वारा, या फिर डीमंस के द्वारा। तीनों ही अलग अलग ओरिजिन से वर्ड्स हैं। मैजिक यानी कि ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं, डीमंस यानी कि शैतान। नेचर ऑफ द स्पिरिट यानी कि जो भी स्पिरिट उस पर्सन को कंट्रोल कर रही है, उसका जो नेचर होता था, नेचर यानी कि या तो गुड नेचर होगा या फिर बैड नेचर होगा। तो ये जो नेचर है, ये स्पिरिट का गुड है या बैड है, ये जज करा जाता था नेचर ऑफ बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द अफेक्टेड पर्सन, यानी जो पर्सन अफेक्टेड होता था, जो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, अगर वो एक्सेसिवली गुड बिहेव कर रहा है, स्पिरिचुअल बिहेवियर्स दिखा रहा है, देन इट वॉज जज्ड दैट वो जो स्पिरिट्स हैं वो होली स्पिरिट्स हैं। वाइल अगर वो पर्सन बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर रहा है, तो ये माना जाता था कि ये ईविल स्पिरिट्स करवा रही हैं। इसकी जो पनिशमेंट होती थी वो होती थी चेनिंग देम, यानी कि उनको बांध दिया जाना, उनको केज में रखना, उनके साथ हॉरिबल रिचुअल करना, उनके स्कल में होल कर देना, ये सारी पनिशमेंट होती थी। बट इसको वो लोग ट्रीटमेंट मानते थे कि ये सब करने से वो पर्सन ठीक हो जाएगा। और अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता तो यहाँ पे वर्ड लिखा है विक्टिम। विक्टिम मीन्स किसी चीज़ का शिकार हो जाना। तो अगर इन सब ट्रीटमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट्स थे, इन सब के बावजूद वो ठीक नहीं होता, तो उसके बाद उस इंसान को बोला जाता, अगर वो फीमेल है तो उसको विच बोल दिया जाता, और अगर वो मेल है तो उसको डीमन बोल दिया जाता था, और उनको जिंदा बर्न जला दिया जाता या उनको हैंग कर दिया जाता। दैट इज़ वाई आई सेड दिस इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मून्स एंड स्टार्स। जो मून वर्ड है उसको हम लूना भी कहते हैं, एंड लूना सुन के सबको याद आएगा हैरी पॉटर में एक करेक्टर थी लूना। सो लूना जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। लैटिन में लोग मून को लूना कहते हैं, और इसी वर्ड से इंस्पायर होके जो लोग नॉर्मल बिहेवियर करते थे उनको कहने लगे लूनेटिक। आप सब ने अगर बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी हैं तो जो भी इडियट इंसान हो या थोड़ा डम्ब इंसान हो उसको लोग लूनेटिक कहने लगते थे, या फिर कोई फिजियोलॉजिकली किसी को कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको भी लूनेटिक कह देते हैं। बेसिकली जो अब नॉर्मल बिहेवियर करता है उसको ज़्यादा लूनेटिक कहते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है कि दिस वर्ड इज़ नॉट यूज्ड एनी मोर, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी कोई किसी को बुली करता है तो इंग्लिश में वो उसको लूनेटिक ज़रूर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, फुल मून या फिर प्लेसमेंट ऑफ द स्टार्स इफ़ेक्ट्स ऑन बिहेवियर। जो लोगों का बिहेवियर है वो फुल मून और स्टार्स के मूवमेंट से अफेक्ट होता है। ये व्यू स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान जो लोग पढ़ते हैं वो लोग भी ऐसा मानते हैं। उनका भी बिलीफ है कि मून्स और स्टार्स की प्लेसमेंट, उनके मूवमेंट से बिहेवियर एज वेल एज लाइफ के इवेंट्स तक प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट, नॉट यूनिट बट दिस पर्टिकुलर यूनिट, दिस इज़ मास हिस्टीरिया। मास हिस्टीरिया का छोटा सा मीनिंग ये है कि कोई एक इंडिविजुअल है और वो क्या करता है, उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो अपने फ्रेंड को या किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को बताता है। तो वो ट्रस्टवर्दी इंसान अपने ट्रस्टवर्दी 2 और लोगों को बताता है, और ऐसे करते करते ये एक पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है। तो इधर जो लिखा है वो भी पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन सीम्स टू स्प्रेड इन द सराउंडिंग्स अराउंड। करेक्ट। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो फ्राइटेंड है और सैड है, तो ये जो फीलिंग है उसकी और जो एक्सपीरियंस है वो जल्दी ही उसके आसपास रहने वाले लोगों तक भी पहुंच जाएगी, वर्बली और उसको देखते हुए भी। एंड अगर ये फीलिंग और एक्सपीरियंस और ज़्यादा आगे बहुत सारे लोगों तक एस्केलेट हो जाता है तो ये क्या डेवलप कर देता है, ये होल कम्युनिटी में पैनिक डेवलप कर देता है, और इससे सारी की सारी कम्युनिटी अफेक्ट हो जाती है। ये जो सुपर नेचुरल मॉडल है ये आज भी पॉपुलर है और ये यूज़ करा जाता है अनडेवलप्ड कल्चर्स में, और जहाँ पे पावर्टी रेट हाई होती है और लिटरेसी रेट लो होता है। पावर्टी रेट हाई मीन्स गरीबी ज़्यादा है, और लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे कम है वहाँ के लोग। और जहाँ पे अगर हम जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जाने की कोशिश भी करें तो हम लोगों को वहाँ पे अलाउ नहीं करा जाता है, आर नॉट परमिटेड टू प्ले देयर रोल्स। तो जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अभी भी स्टिल
ब्लैक मैजिक या फिर ऐसे रिचुअल्स के ऊपर निर्भर करते हैं जो कि वहाँ के होली पर्सन्स यानी कि जिन सुप्रीम या जिन एक्सपीरियंस्ड लोगों पे वो विश्वास करते हैं, वो ऐसे मैजिक या रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि वहाँ पे जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर करने वाला मेंटल डिसऑर्डर जो भी है उसका उनको सोल्यूशन मिल जाए और उससे वो पर्सन ठीक हो जाए। सो फॉर क्विक रिविजन कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एबनॉर्मल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। इसकी सर्च चली आ रही है, पुराने लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस चले आ रहे हैं और ट्रीटमेंट्स भी चले आ रहे हैं उनके अपने हिसाब से एंशियंट टाइम के। तो हमने देखा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस में दो चीज़ें हैं। पहले वालों का ओपिनियन था कि सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से एक पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है, और दूसरे का था बिलीफ की फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। सुपर नेचुरल में क्या क्या बताया था उन्होंने कि मैजिक, स्पिरिट्स, डीमंस, मून एंड स्टार्स, इन चीज़ों की वजह से हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है किसी भी पर्सन का। और फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी में कोई डिसफंक्शन, और बायोलॉजिकल जैसे कि फ्लूइड्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, बाइल जूसेस। तो ये फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो कि इससे बिल्कुल अपोजिट है सुपर नेचुरल से। देन हमने सुपर नेचुरल में पढ़ा कि जो मून एंड स्टार्स हैं, मून को हम कहते हैं लूना, और लूना से ही वर्ड मिला था लूनेटिक। एबनॉर्मल बिहेवियर करने वालों को लूनेटिक्स बोलते हैं। एंड अभी भी कुछ बुली लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी का भी हमने व्यू पढ़ा इसमें कि मून और स्टार की पोजीशन और मूवमेंट से हम किसी इंसान का बिहेवियर एज वेल एज उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ फेमस। देन डीमंस के पार्ट में हमने देखा कि विच क्राफ्ट एंड डीमंस टॉपिक है। विच क्राफ्ट एंड डीमंस में क्या है कि कोई भी इंसान अगर एबनॉर्मल बिहेव करता है तो उसका रीज़न है कि वो है पोजेस्ड, मूवीज़ वाला पोजेस्ड। और पोजेस्ड वो दो टाइप से होता है, या तो वो गुड टाइप से होता है या तो वो बैड टाइप से होता है। अब गुड टाइप का मतलब है कोई बहुत स्पिरिचुअल बिहेवियर कर रहा है तो यानी उसकी जो पोजेस करने वाली स्पिरिट है वो होली स्पिरिट है। अगर कोई बैड और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर रहा है तो उसको पोजेस करने वाली स्पिरिट ईविल स्पिरिट है। और यही बिहेवियर नेचर बता देता है स्पिरिट का, जो नेचर पर्सन, अफेक्टेड पर्सन शो कर रहा है वही नेचर स्पिरिट का होता है। अब विच क्राफ्ट के टाइम पे ट्रीटमेंट्स क्या थे, वो लोग बांध देते थे ऐसे लोगों को चेन्स से, उनको केजेस में रखते थे, बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, हेड में, स्कल में होल कर देते थे। अगर इन सारे ट्रीटमेंट के बाद भी वो इफेक्टेड पर्सन ठीक नहीं होता था तो उसको कंडेम यानी टाइटल दे दिया जाता था, घोषित कर दिया जाता था कि या तो वो विच है या फिर वो डीमन है, और उनको ज़िंदा जला दिया जाता था या फिर हैंग कर दिया जाता था। ओके, सो लास्ट टॉपिक हमारा था मास हिस्टीरिया। तो ये मास हिस्टीरिया का क्या मतलब था कि कोई एक इंडिविजुअल जो कि सिर्फ अकेला अफेक्टेड है, उसने अपने साथ वाले इंडिविजुअल को शेयर करा जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो इंडिविजुअल है ये इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करती है, तो ये इसकी बताई हुई एक एक बात को सही मानती है विदाउट इंटरप्रेटिंग और एक्नॉलेजिंग कि ये सही भी है या नहीं है। अंधा विश्वास। ऐसे कई लोग मिलके इसकी बात सुनते हैं और वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ अगर बढ़ जाती है, जैसे कि 1 से 3 को, 3 से 6, 9 अगेन बढ़ता गया, तो अगर ये एस्केलेट हो जाती है तो इससे पूरी की पूरी कम्युनिटी ही अफेक्ट हो जाती है। सो इसके कॉजेज़ क्या हैं कि सुपर नेचुरल मॉडल अभी भी अनडेवलप्ड एरियाज़ में है। सुपर नेचुरल मॉडल मीन्स स्पिरिट्स, डीमंस, विचक्राफ्ट, ऐसी चीज़ों पे अभी भी विश्वास रखने वाले लोगों की वजह से ही ऐसे होल कम्युनिटी अफेक्ट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है आज भी? मैजिक, रिचुअल्स बाय सम पर्सन।